पाठ बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने दो भाइयों के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वह उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती है। बड़े होने के कारण वह खुद भी यही चाहते हैं कि वह जो भी करे छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे बढ़ते हैं। वह अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वह आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वह हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। वह हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटा भी किताबों को लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना ही मुश्किल काम था। जैसे ही ज़रा सा मौका मिलता वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था, लेकिन जैसे ही खेल ख़त्म कर कमरे में आता तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप देखकर उसे बहुत डर लगता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते कि वह कितना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ नहीं सीखता। अगर अपनी इसी तरह उम्र गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहाँ मज़े से गिल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। देश देने की कला में बहुत निपुण थे। ऐसी बातें कहते जो सीधा मन पे जाकर लगती। डांट फटकार के असर के बाद लेखक अक्सर एक समय सारिणी बना लेता और निश्चय करता कि वह अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। परंतु समय सारिणी बनाना अलग बात है और उसका पालन करना अलग बात है। वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक को और बड़े भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि वह यह ना सोचे कि वह फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा बादशाहों के नाम याद रखने में कितनी कठिनाई होती है, उसका उसे ज्ञान होगा। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोचकर पागल होते रहो। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर वह फेल हो गया तो पता नहीं भाई साहब क्या करते। शायद उसके प्राण ही ले लेते। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेलकूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती ना हो और काम चल जाए। फिर से सालाना परीक्षा हुई और इत्तेफाक से लेखक फिर अव्वल आ गया, परंतु बड़े भाई साहब फेल हो गए। परीक्षा का परिणाम सुनाने पर बड़े भाई साहब रोने लगे और उनका स्वभाव भी कुछ नरम पड़ गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर पाने के बावजूद वे उसे न डांटते और लेखक उनकी सहनशीलता का गलत उपयोग करने लगा। उसकी स्वतंत्रता बढ़ गई। उसके मन में ऐसी धारणा उत्पन्न हुई कि यदि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो वह हो ही जाएगा। और बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हो गया था। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था। उनकी नज़रों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़े जा रहा था। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वह शायद बाज़ार से घर लौट रहे थे। उन्होंने बाज़ार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ
तुम बेकार की पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हो, और उन्हें लेखक को डांटने और समझाने का कोई अधिकार नहीं रहा। इसे निकाल डालो। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो वह थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसको उनकी यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी। लेखक भाई साहब की समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको यह सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वह लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते। उनका भी मन करता है कि वह भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वह ही सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते यह भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इत्तेफाक से उसी समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। सभी लड़के उस पतंग के पीछे दौड़ने लगे। बड़े भाई साहब लंबे तो थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल की ओर भागने लगे। उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे ही दौड़ रहा था। बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है। यदि उन्हें उपदेश दिया जाए तो वह उनकी उम्र के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाल मन की इच्छाओं को दबाया जाता है। इसलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई के मार्गदर्शन के अंतर्गत अपना विकास नहीं कर पाए। कहानीकार ये सिद्ध करना चाहा है कि बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। इच्छाओं को दबाना कुंठा पैदा करता है। कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के चक्कर में सामान्य जीवन की दिनचर्या को नहीं बदलना चाहिए। लेखक ने बड़े भाई के माध्यम से शिक्षा पद्धति के उन दोषों का भी वर्णन किया है जो बच्चे को किताबी कीड़ा बनाते हैं और जीवन की व्यवहारिक ज्ञान से अलग रखते हैं। तोता रंजन विद्या के कारण बुद्धि का विकास नहीं कर सके बड़े भाई साहब। अच्छी शिक्षा पद्धति के पढ़ाई में साथ साथ खेलों का भी महत्व होता है। बुद्धि के साथ व्यक्तित्व का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है।